हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग कि आखिर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम सेंटेंस बनाने के लिए कहाँ पर करते हैं। तो आइए उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जो आपको टॉपिक पहले पढ़ाया जा रहा था उस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों, उस दिन हमने आपको बताया था कि जो डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो हमने कुछ बताया था कि किसी वर्ड के लास्ट में कौन सा लेटर आता है, तब उसे हम किस डिग्री में किस रूप में चेंज करते हैं, ये आपको बता दिया गया था। उसके बाद में कुछ ऐसे आपको डिग्री पढ़ा, मतलब कुछ आपको ऐसे वर्ड्स दिए गए थे जिसको आपको ये बताया गया था कि अब वो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री किसी भी डिग्री में वो अनियमित रूप से कार्य करते हैं। यानी कि ये नहीं है कि पीछे ER लगा दिया जाए, EST लगा दिया जाए तो वो बन करके तैयार हो गए। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो रूप होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो उसमें मैंने 2-3 वर्ड्स पढ़े थे, तो आइए चलते हैं हम 2-3 वर्ड्स और देख लेते हैं। तो बच्चों, पहले हम थोड़ा सा उसी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था उस दिन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उस दिन जो आपको पढ़ाया गया था, आपने अगली वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ा होगा। तो बच्चों, आपको बताया गया था उस दिन कि कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो अनियमित रूप से कार्य करती हैं, यानी कि उनका कोई एक निश्चित रूप नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसे बताया था, आपको याद होगा, आपको ऐसे लिखा था। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में था रोश, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में था ऐसे था बेड रोज रोस्ट, ऐसे आपको बताया गया था। और आपको कई वर्ड्स बताए गए थे, जैसे आपको बताया गया होगा मैनी या मच। तो मैनी या मच यानी कि अधिक। तो इसका भी ये रूप नहीं है कि मच है तो इसमें ER लगा दिया और EST लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बनके तैयार हो गया। ये आपका जो नियम है, जो रूल है, बहुत ही गलत है। तो जैसे मैनी और मच है तो इसका जो कंपैरेटिव रूप में होगा, कंपैरेटिव रूप में इस वर्ड से बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में होगा ये मोर, उसके बाद में इसमें होगा मोस्ट। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। और आपको कई वर्ड्स बताए गए थे जो वर्ड्स उस दिन छूट गया था या आपको नहीं बताया गया था। जैसे कि एक है गुड। क्या है? गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड का हम कंपैरेटिव डिग्री में होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में होता है बेस्ट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा आपको। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं बच्चों, जो आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जानिए कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो रूप होता है वो अलग प्रकार से होता है। अब हम आपको कुछ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री के और जो पॉजिटिव डिग्री के कुछ हम और वर्ड्स, अधिकतर वर्ड्स लिखा दे रहे हैं कि आपको और अच्छे से याद उसे कर सकें। तो बच्चों, हम यहाँ पे जिसमें ER और EST लगा के बनता है, तो पहले हम यहाँ पे डालेंगे। पहले मैं यहाँ पे डाल लूं पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल लूं कंपैरेटिव डिग्री, और फिर क्या आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, ये आपका डल गया। अब आपको बस वर्ड लिखने हैं। पहला वर्ड हमारा है टाल। टाल का मतलब होता है लंबा। ठीक, उसके बाद में टाल का हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होगा टालर, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में होगा टालेस्ट। ओके, समझ में आ रहा होगा। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। क्या होता है बच्चों? गरीब। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में इससे अधिक गरीब, तो यहाँ पे होगा पुअर, उसके बाद में इसमें होगा पुअरेस्ट। ठीक, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली। आपको उस दिन समझाया गया होगा, खैर आपको समझ में आ ही गया होगा। स्ट्रॉन्गर, इसका होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आर है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। उसके बाद में है, सॉरी यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री मैंने लिख दिया, यहाँ पे होगा लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, इसमें होगा लॉन्गर, इसमें होगा लॉन्गेस्ट। ऐसे क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चालाक, और इसमें होगा हमारा क्लेवरर। उसके बाद में इसमें होगा हमारा क्लेवरेस्ट। ओके, समझ में आ ही रहा होगा आपको। उसके बाद में है, इसमें लिखा है वाइज, यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमान। इसमें होगा वाइजर, इसमें होगा वाइसेस्ट। ठीक, आपको ऐसे समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद में और देखिए, ऐसे हमारा बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, इसका होगा हमारा बिगर। उसके बाद में होगा हमारा बिगेस्ट, क्या होगा बिगेस्ट। उसके बाद में और देखें, जैसे लिखा है थिक, थिक मतलब होता है मोटा। उसके बाद में इसमें होगा थिकर। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में होगा थिकेस्ट। समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे बच्चों, ऐसे कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री के ऐसे वर्ड होते हैं, केवल उसमें क्या किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव में ईएसटी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो आज की मेरी जो टॉपिक की थी वो थी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग हम वाक्य बनाते समय कहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सम इम्पॉर्टेंट यूजेज। तो चलिए चलते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक यही है। यहां पे पहले हम डाल लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि सम इम्पॉर्टेंट यूजेज, यानी कि कहाँ पर किस चीज का प्रयोग, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका हम महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग वाक्य बनाते समय कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे हो गया फ्यू, हो गया ए फ्यू, हो गया लिटिल, हो गया ए लिटिल, हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम अलग प्रकार से करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे डालेंगे, पहला हमारा आएगा सम, सम और एनी, सम तथा एनी। तो इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों हम शॉर्टकट में लिखेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा उबाऊ ना महसूस हो, यानी कि वीडियो को देखने पर आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मैम बहुत ज्यादा करके लिखवा दी हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा लिखिए, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सारी चीजें समाहित होनी चाहिए। तो आज जो हम आपको बताएंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताएंगे और 100% गारंटी है कि आपको समझ में बिल्कुल जरूर से जरूर आएगा। तो बेटा सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। ठीक, तो इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और किन किन रूपों में किया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे सम का प्रयोग, यानी कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि के लिए करते हैं। ठीक, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। अब एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, निगेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन
ये नियम लिखने से बड़ा बड़ा नियम लिखा दिया जाए और समझाया ना जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, एनी का प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। तो बहुत सारे अफर्मेटिव के वर्ड होते हैं और बहुत सारे निगेटिव के वर्ड और इंट्रोगेटिव के वर्ड होते हैं, लेकिन अक्सर सभी जगह तो साधारण रूप के जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, कि सभी में तो सम लगा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं, ये आपका जो नियम है, जो आपका रूल है, ये बहुत ही रॉन्ग है, एकदम तरीके से, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ, और सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ, यानी कि सम से रिलेटेड कोई बात पूछी गई हो या कही गई हो, तो क्या करते हैं वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ धन है, ठीक, मेरे पास कुछ धन है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है कि जो बात जैसी हो रही है एकदम सिंपल तरीके से व्यक्त करना, वो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मेरे पास कुछ धन है, ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसमें जो कुछ शब्द आया है इसके लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ धन नहीं है, तो क्या होता कि निगेटिव सेंस यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे होता कुछ के लिए यहाँ पे एनी का प्रयोग किया जाता। ठीक वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर होता कि क्या आप मुझे कुछ धन देंगे, तो यहाँ पे सम के लिए यानी कि कुछ के लिए एनी का प्रयोग किया जाता। तो ऐसे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जैसे लिखा है बच्चों, 3 एग्जाम्पल लिखूंगी और तीनों एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगी। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है आई हैव सम मनी, ठीक, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है नो आई हैव एनी मनी, दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा सेंटेंस है हैव यू एनी मनी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव सम मनी, यानी कि आपके पास, यानी कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है, तो ये है हमारा सिंपल सा सेंटेंस। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए इसमें हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, इसमें हमने प्रयोग किया कुछ के लिए सम का प्रयोग किया। ऐसे दूसरा देखिए कुछ के लिए या कोई के लिए नो आई हैव एनी मनी, यानी कि मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है। तो यहाँ पे जो एनी शब्द आया ये हमारा क्या है, ये एक तो पहली बात ये नो लगा है, तो नो से हमें ज्ञात हो रहा है कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस। और पहला था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अब तीसरा है हैव यू एनी मनी, यानी कि आपके पास कुछ धन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। तो यहाँ पे जो एनी शब्द आया, ये तो पहली बात है कि ये तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि हैव यू एनी मनी, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और एक तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपके पास कुछ धन है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर कुछ के लिए या कुछ धन है, कुछ पैसे हैं या कुछ फल हैं, अगर ये सब आते हैं तो हम यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं अगर कुछ आता है तो। और अगर निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सम और एनी का प्रयोग कहाँ पे किस रूप में किया जाता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब हमारा दूसरा यूज क्या कहते हैं, यानी कि दूसरा प्रयोग हमारा क्या है और किस चीज का प्रयोग है, तो ये हम बात करेंगे। हम यहाँ पे डालेंगे, पहले यहाँ पे हम डालेंगे, दूसरा मेरा टॉपिक आएगा लिटिल और क्या, एक आता है पहले लिटिल। तो लिटिल का मतलब पहले समझते हैं, लिटिल का मतलब क्या होता है। लिटिल का मतलब होता है, एक तो लिटिल का मतलब छोटा होता है, लेकिन जब मात्राओं की बात की जाए तो वहां पे थोड़ा या कम, लिटिल यानी कि कम, बहुत कम मात्रा के लिए, बहुत कम मात्रा के लिए, जैसे जिससे
काम ना चलाया जा सके, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पे हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैम लिखी हैं कि लिटिल का मतलब थोड़ा यानी कि बहुत कम मात्रा के लिए जिससे काम ना चलाया जा सके, और एक आपका और है इसी में एक आपका आएगा ए लिटिल। अगर कहीं पे लिखा हो ए लिटिल तब क्या होगा? कम मात्रा के लिए यानी कि इसकी भी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन काम चलाऊं जिसे बोलते हैं कि काम चलाया जा सके, लेकिन काम चलाऊं यानी कि जिससे काम चलाया जा सके। ठीक, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन बस अगर लिटिल किसी सेंटेंस में लगा है तो वो काम चलाऊं नहीं है, यानी कि वहां पे इतनी कम मात्रा होगी कि हमारा काम आवश्यकता के लिए नहीं चल सकता है। और ए लिटिल का मतलब होता है कम मात्रा के लिए, ए लिटिल का भी मतलब है बिल्कुल कम मात्रा, लेकिन काम चलाऊं जिससे काम चलाया जा सके। तो जिससे काम चलाया जा सके वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है काम चलाऊं। अब देखिए कैसे, मेने लीजिए कि मैंने कहा कि मैं एक पत्र नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पेन में बहुत कम इंक है। तो यहाँ पे मैं पत्र नहीं लिख सकता। तो नहीं लिख सकने की नौबत कब आई? नहीं लिख सकने की दशाएं जब उत्पन्न हुई, जब ये हमें पता चला कि हाँ मेरे पेन में इंक नहीं है, तो इसीलिए मैं पत्र नहीं लिख सकता। और अगर ये होता कि तुम अपना पत्र लिख सकते हो और मेरे पेन में थोड़ी इंक है, तो यहाँ पे काम चल सकता है, इसीलिए बताया गया कि हाँ तुम पेन से अपना पत्र लिख सकते हो। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगी और दोनों में मैं 2 वर्ड का प्रयोग करूंगी और आपको पता करना होगा कि कहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल है आई कॉन राइट द लेटर बिकॉज क्योंकि देयर वाज लिटिल इंक इन माई पेन। ठीक, एक ही आपका सेंटेंस हुआ है। एक बच्चों में आपको एक सेंटेंस और लिख रही हूं, you can write the letter there was a little ink in there are a little ink in my pen। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहले वाले सेंटेंस में है कि आई कांट यानी कि आई कैन नॉट राइट द लेटर यानी कि मैं पत्र नहीं लिख सकता, बिकॉज क्योंकि देयर वाज लिटिल इंक इन माई पेन यानी कि मेरे पेन में इंक नहीं थी बिल्कुल, इसीलिए मैं पत्र नहीं लिख सकता। बिकॉज यानी कि क्योंकि मेरे पेन में इंक खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे जो लिटिल शब्द आया है, यहाँ पे देखिए जो लिटिल शब्द आया है, तो लिटिल का मतलब है बहुत कम, इतना कम कि काम ही ना चलाया जा सके, वो हमारा क्या होता है, इसमें हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं। यानी कि पेन में इंक बहुत कम थी, इसलिए जिससे मैं पत्र नहीं लिख सका या मैं पत्र नहीं लिख सकता हूँ। तो पत्र आप जब ही नहीं लिख सकते हैं जब इंक बिल्कुल कम होगी।
जब इंक ही नहीं होगी तो आप पत्र कैसे लिख सकेंगे? तो काम नहीं चल सकता। तो जब काम नहीं चल सकता है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं लिटिल का। और जहां पे काम चलाया जा सकता है, काम चलाऊ सरकार हो, वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? वहां पे हम प्रयोग करते हैं थोड़े यानी कि बहुत कम मात्रा के लिए ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है यू कैन राइट द लेटर, यानी कि आप पत्र लिख सकते हो। देयर आर ए लिटिल इंक इन माई पेन, मेरे पेन में थोड़ी इंक है। तो इतनी इंक है कि एक पत्र लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे काम चल सकता है। तो जब काम चलाया जा सके, बहुत कम मात्रा हो लेकिन काम चलाया जा सके, तो वहां पे हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। और जहां पे काम नहीं चलाया जा सके वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। जहां पे काम नहीं चलाया जा सके वहां पे केवल लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक। और समझ रहे हैं आप? और दूसरे सेंटेंस में है ए लिटिल, यानी कि लिटिल के साथ ए आया है। तो जहां पे ए लिटिल आएगा वहां पर काम नहीं चलाया जा सकता है, ठीक। तो आपको दो यूज के बारे में बताया गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला मेरा क्या था? पहला था सम और एनी का प्रयोग कहां पे करते हैं। दूसरा है लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग कहां पे किया जाता है। तो जहां पे काम चल सके वहां पे लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, जहां पे काम नहीं चलाया जा सकता वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? वहां पर हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब आइए चलते हैं, हमारा अगला है, अगला हम डालेंगे इल्डर, इल्डर, और एक है हमारा ओल्डर, ठीक। एक है हमारा इल्डर और एक है हमारा ओल्डर। तो इल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा। और ओल्डर का मतलब भी होता है बड़ा, यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा हो, जो उम्र में बड़ा हो, वो क्या होता है? ओल्डर। जैसे कि जब व्यक्ति पहले जब छोटा रहता है तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे बुढ़ापे पे क्या होता है? ओल्ड बन जाता है, यानी कि बूढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इल्डर और ओल्डर का प्रयोग इसलिए किया जाता है। यहाँ पे जो इल्डर शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और ओल्डर का शब्द व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये भी समझना जरूरी है। तो बच्चों देखें, इल्डर का प्रयोग, जो इल्डर का प्रयोग यानी कि इल्डर मतलब बड़ा, इस ओल्डर का मतलब भी बड़ा पुराना, ठीक। तो यहाँ पे इल्डर का प्रयोग, यहाँ पे हम डालेंगे इल्डर का प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग सदैव, सदैव व्यक्तियों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। परंतु ज्यादातर इल्डर का यूज जो है वो भाई, बहन, बेटा, इन चीजों के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा हिंट बना के मैं लिख रही हूँ, तब तक के लिए मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। तो किया जाता है, जैसे हो गया सन, हो गया ब्रदर, हो गया सिस्टर, हो गया, ठीक, डॉटर हो गया, ETC। इन सभी चीजों के लिए हम इल्डर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ओल्डर का प्रयोग कहां पे करते हैं। ओल्डर का प्रयोग हम लिखेंगे, इसका प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं। अब कैसे करते हैं बच्चों? इन दोनों का अर्थ तो मैंने आपको बताया और मैंने ये आपको लिख करके दिखाया है, आप देख रहे होंगे बच्चों। लिखा है इल्डर का प्रयोग सदैव व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे सन हो गया, डॉटर हो गया, सिस्टर हो गया, सन, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, ETC के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इत्यादि लोगों के लिए इल्डर का प्रयोग करते हैं। और ओल्डर का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? जैसे कि पुराना मंदिर, ठीक, पुराना मंदिर, पुराना घर, ये सब क्या है? ये सब है ओल्डर, क्योंकि वस्तु में आ गया। और उसके बाद में देखिए, क्योंकि वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? ओल्डर का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे मैंने कहा राम इज माई इल्डर ब्रदर, यानी कि जो राम है वो मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पे एक तो व्यक्तियों के बारे में दर्शाया जा रहा है, दूसरा संबंधियों से सीमित है, जैसे सन हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। इन सभी चीजों के लिए अक्सर हम बड़े शब्द के लिए हम इल्डर का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है जैसे लिखा है,
रमेश इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा है राम्स टेम्पल older than शिवास टेम्पल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या है, रमेश मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पे इल्डर जो शब्द आया है, क्योंकि अभी आपको बताया गया ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर के लिए हम बड़े शब्द के लिए, बड़ा दर्शाने के लिए किसी को हम इल्डर का प्रयोग करते हैं। तो जो यहाँ पे इल्डर शब्द आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा किसको दर्शा रहा है, एक तो संबंधियों को दर्शा रहा है, भाई बहन इसको दर्शा रहा है, और दूसरा इल्डर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो कि थोड़ा रिलेटिव्स होते हैं, जैसे सन, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर। ठीक, दूसरा हमारा लिखा रमेश और राम्स टेम्पल ओल्डर देन शिवास टेम्पल, यानी कि राम का जो टेम्पल है, जो राम का मंदिर है वो शिवा के मंदिर से, यानी कि शिवाजी के मंदिर से ज्यादा पुराना है। तो यहाँ पे पुराना जो ज्यादा दिन का होगा, तो यहाँ पे जो ओल्डर शब्द आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्शा रहा है कि जो राम का जो मंदिर है वो शिवा के मंदिर की अपेक्षा ज्यादा पुराना है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा ये ओल्ड शब्द, ओल्ड से ओल्डर बना है, और ये हमारा जो ER लास्ट में लगा हुआ है, ये हमारा है कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का अर्थ तो एक ही होता है लगभग में, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि ओल्डर का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है, और इल्डर का प्रयोग डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सन, इस सभी के लिए इल्डर का प्रयोग किया जाता है बड़ा दर्शाने के लिए। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं अगला वाला देखते हैं हम। अगली टॉपिक हमारी क्या आएगी, अगली टॉपिक हमारी आएगी, ये आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं, इसके बाद हमारा आएगा फ्यू यानी कि कुछ। ये तो कुछ होता है जहां जिसकी संख्या बहुत कम हो, वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम प्रयोग करते हैं फ्यू का। जिसकी संख्या बहुत कम हो, लेकिन जिसकी संख्या बहुत कम हो, जहां काम ना चलाया जा सके, वहां पे हम प्रयोग करते हैं फ्यू का। अब आएगा ए लिटिल की तरीके से, इसमें आएगा ए फ्यू यानी कि इसका मतलब भी होता है कुछ, यानी कि जिसकी संख्या बहुत कम हो, जिसकी संख्या बहुत कम हो, परंतु काम चलाया जा सके। तो फ्यू का मतलब भी वही होता है और ए फ्यू का मतलब भी वही होता है, बस थोड़ी संख्या में ये रहता है कि फ्यू का मतलब है कि जिसकी संख्या बहुत कम हो, और ए फ्यू का मतलब है जिसकी संख्या बहुत कम हो। दोनों का एक ही होता है, लेकिन जो फ्यू शब्द अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वहां पे इतनी कम संख्या दर्शाई जाए कि जहां पर व्यक्ति का काम ना चल सके। और ऐसा सेंटेंस, ऐसे वाक्य में जहां पे ए फ्यू आए, वहां पर भी संख्या तो बहुत कम हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम चलाऊ हो, यानी कि थोड़ा बहुत काम चलाया जा सके। अब कैसे, जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, क्लास में जो बच्चे हैं बहुत कम है। ठीक, मैंने ये कहा। दूसरा मैंने कहा कि मैंने तो पहले ये कहा कि हाँ मतलब इतने बच्चे हैं इसीलिए काम नहीं चल सकता और मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता। दूसरा है कि जाओ और क्लास को अटेंड करो अगर क्लास में कम बच्चे भी हों तभी भी। तो ऐसा है कि हाँ क्लास में ऐसा लग रहा है कि जो बच्चों की संख्या है वो बिल्कुल कम ना हो करके 1-2 संख्या है, लेकिन अगर कहीं पे
फ्यू शब्द आता है, फ्यू अगर वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जहां पर संख्या का कोई मतलब ना हो, वहां पर व्यक्तियों की, वस्तुओं की संख्या बहुत ही कम कही गई हो, यानी कि ना के बराबर हो। जैसे कि लिखा है, हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में है लिखा है आई कांट टेक द क्लास बिकॉज क्योंकि देयर आर फ्यू बॉयज। ठीक, दूसरा हमारा सेंटेंस है गो एंड टेक द क्लास एज देयर आर ए फ्यू बॉयज। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले सेंटेंस में है आई कांट टेक द क्लास बिकॉज देयर आर फ्यू बॉयज, यानी कि मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता, मैं क्लास नहीं ले सकता, देयर आर फ्यू बॉयज, क्योंकि वहां पे बहुत कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो फ्यू शब्द आया, यहाँ पे फ्यू शब्द का मतलब है ना के बराबर बच्चे, यानी कि जो बच्चों की संख्या है बिल्कुल नहीं है, बच्चों की संख्या बिल्कुल नहीं है, काम नहीं चल सकता। ठीक, और दूसरे में क्या है, गो एंड टेक द क्लास, यानी कि जाओ और क्लास को लो, यानी कि अटेंड करो, एज देयर आर ए फ्यू बॉयज, यानी कि वहां पे बहुत कम बच्चे हैं, यानी कि कुछ बच्चे वहां पे हैं। तो कुछ बच्चों का मतलब कि हाँ काम चल सकता है, क्लास को अटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ए फ्यू आया, यानी कि फ्यू के साथ जो ए आया, तो ये हमको ये बता रहा है कि हाँ काम चल सकता है, जो बच्चों की संख्या है बहुत कम ना होकर के, यानी कि थोड़ी बहुत संख्या तो है ही। और पहले वाले में क्या बताया गया कि जो बच्चों की संख्या है वो ना के बराबर है, यानी कि क्लास नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आपको बताया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आया भी होगा। आपने जितना भी अभी तक मेरे वीडियो को देखा है और अगर नोट्स बना के अच्छे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आएगा तो जरूर ही, क्योंकि कहते हैं कि सोने जैसा बनना है तो सोने जैसा तपना होगा। अगर आप सोने के जैसा अगर आपको निखरना है तो आपको उतना ही तपना होगा, उतनी कड़ी मेहनत करनी होगी। तो जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।